नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की लगातार साजिश रची जा रही है। पत्थरबाजों ने गणेश विसर्जन जुलूस पर बुरहानपुर और छतरपुर के बाद भोपाल में भी निशाना बनाया। हालांकि प्रशासन ने समय रहते एक्शन लिया, जिससे प्रदेश को हिंसा में झोंकने की साजिश समय रहते नाकाम हो गई। सवाल यह है, गणपति विसर्जन में आखिरकार बार बार बवाल क्यों हो रहा है? एमपी में कहां से आई ये पत्थरबाज? पत्थरबाजों को किसकी है शय? पत्थर मारो पर क्या बड़ा प्रहार होगा? मोहन सरकार क्या इसके लिए तैयार है? पत्थरबाजों को नहीं मिलेगी बिरयानी, जेल में बीतेगी जिंदगानी, ये मैसेज दिया जा रहा है। क्या इस पर अमल हो पाएगा? ये तमाम सवाल है जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में कहां से आ गए हैं पत्थरबाज? किसकी शय पर प्रदेश में हो रही है पत्थरबाजी? गणेश विसर्जन जुलूस को कौन बना रहा है निशाना? कौन बिगाड़ना चाह रहा है मध्य प्रदेश का माहौल? शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को किसकी नजर लग गई है? अपने सामाजिक सौहार्द के लिए पहचान रखने वाले मध्य प्रदेश में इतने पत्थरबाज कहां से आ गए हैं कि एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। 2 दिन पहले ही रविवार की रात बुरहानपुर के बिरोदा गांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान निकाले जा रहे जुलूस पर पथराव किया गया था, जिसके बाद हिंसा भड़की और दोनों पक्षों के 3 से 4 लोग घायल हो गए थे। अभी पुलिस प्रशासन ने यह मामला संभाला ही था कि सोमवार रात को राजधानी भोपाल के आरिफ नगर में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके, जिससे प्रतिमाएं खंडित हो गयी। घटना सोमवार रात करीब 9:15 बजे की है। जुलूस आरिफ नगर से डीआईजी बंगला की तरफ जा रहा था, तभी किसी ने पत्थर फेंके, जिसके बाद लोगों ने चौराहे पर चल समारोह रोककर जमकर नारेबाजी की। इसके चलते वहां पर जाम लग गया, सैकड़ों वाहन रास्ते में फंस गए। इस घटना से नाराज लोगों ने गौतम नगर थाने का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने तत्काल आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। इधर शासन प्रशासन की ओर से पत्थरबाजों से सख्ती से निपटने की बात कही जा रही है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है, पत्थरबाजों का प्रशासन इलाज करेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश की शांति में खलल डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई चिंता की बात नहीं है, ना कोई सवाल उठने वाला है। अगर कोई भी कंकड़ मारेगा तो उसका प्रतिकार बहुत खतरनाक होगा प्रशासन के द्वारा से। इसलिए मुगालते पालना बंद कर दो। ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। ये शांति से राज करो, शांति से रहो, खूब नवाजे पढ़ो, खूब तीर्थ होने दो, खूब आरती के शंख झालर बजने दो। शंख झालर हनुमान चालीसा में बाधा खड़ी करोगे तो फिर हनुमान जी का मुकद्दर चलेगा, उसे फिर रोक नहीं पाएगा। कोई भी तत्व यदि शांति में खलल डालेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, कार्रवाई हुई है और मध्य प्रदेश शांति का टापू है। इस तरह से किसी भी हरकत को कहीं भी संरक्षण नहीं दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई हुई है और सख्त। मध्य प्रदेश में गणेश विसर्जन के दौरान हो रही घटनाओं पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस इन घटनाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेता मनोज सक्सेना ने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की गंगा जमुना तहजीब को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाते हुए उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश की गई है। शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को, अमन चैन को खत्म करने की कोशिश की गई है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी केवल बयानों तक सीमित ना रहें, अपने कदम बढ़ाएं और इस भाईचारे को कायम रखने के लिए सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। उन उपद्रवियों की पहचान करें कि पुलिस उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और विधायक केवल सोशल मीडिया पर आकर बयानबाजी करते हैं कि अब लव जिहाद की घटनाएं नहीं सहन की जाएंगी, नशाखोरी की घटनाएं नहीं सहन की जाएंगी, ये हमारे शांति अमन चैन को खत्म करने वाली घटनाओं को सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है। इधर भोपाल पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद 3 संदेहियों को चिन्हित किया है और मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सवाल है, बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस तरह से सनातन समुदाय के धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या वो किसी साजिश का हिस्सा है?
हफ्ते भर में मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और हिंसा की खबरें आई हैं। आखिर इन पत्थरबाजों को किसकी शय मिली हुई है, जो प्रशासन की सख्ती के बावजूद प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने पर तुले हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी हैं, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के। हाजी नाजिम खान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। रिटायर्ड कर्नल ईशान आर्ज जी हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश बीजेपी के। और राम पांडे जी हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईशान जी, गंभीर सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार ये घटनाएं जो हो रही हैं इसके पीछे कौन लोग हैं, और मध्य प्रदेश में ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है इस तरह की घटनाओं की, आखिर प्रशासन इसको रोक क्यों नहीं पा रहा है, और किसकी तरफ इशारा जो है रामेश्वर शर्मा कर रहे हैं? कौन बिरयानी खिलाता है ऐसे लोगों को? सबसे पहली बात है कि कौन है, ये खाली उपद्रवी लोग हैं और अराजक तत्व हैं। कौन है जो कि क्यों ऐसा होता है कि जब कोई भी हिंदू त्योहार आते हैं उसी समय पे इस तरह की घटनाएं सामने आने लगती हैं। पत्थरबाजी मूर्ति विसर्जन पे करना, या दुर्गा जी की प्रतिमा निकल रही हो उसमें गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करना। तो मैं किसी वर्ग विशेष या किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। फिलहाल पुलिस ने भी जो रिपोर्ट दर्ज की है वो संदिग्धों के खिलाफ दर्ज की है। आपको ये समझना चाहिए कि कौन है ऐसे लोग जो कि इस पत्थरबाजी की घटना में शामिल हो रहे हैं। क्या अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। 2014 के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई, किस तरह से सख्ती से उनको कुचला गया। मैंने वो दौर खुद देखा है, इसलिए मैं बता सकता हूं कि किस तरह से वो पत्थरबाजी होती थी और किस तरह से उनको कुचला गया। तो जो भी पत्थरबाज हैं या जो भी इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं या जो भी इस तरह के जिहादी तत्व हैं, इनको सतर्क हो जाना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई में लिप्त न रहें। यही उनके लिए, उनके परिवार के लिए और सभी के लिए अच्छा रहेगा। वरना जो चीज वहां हो सकती है उस तरह की कार्रवाई की जरूरत यहां ना पड़े, यही होना चाहिए। नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं सर? इस तरह की चीजों को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या चीज? इंतजार क्यों है फिर कार्रवाई का? देखिए, कार्रवाई जहां तक अभी फिलहाल, अगर वो वहां पे छिप के उन्होंने किया, पहले भी जब भी उन्होंने कहीं भी इस तरह की घटना हुई, आप देखिए त्वरित एक्शन लेके उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, बुलडोजर एक्शन भी लिया गया। उस टाइम पे विपक्ष खड़ा हो जाता है कि बुलडोजर एक्शन क्यों ले रहे हो, लेकिन कभी भी विपक्ष की तरफ से ऐसा नहीं आता है कि हाँ ये जो हुआ है कौन कर रहे हैं, उनको चिन्हित अगर किया गया तो उसकी आलोचना कभी नहीं की जाती है। लेकिन उनके खिलाफ जब सख्त कार्रवाई की जाती है या बुलडोजर एक्शन लिया जाता है तो उसके खिलाफ जरूर विपक्ष खड़ा हो जाता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कल की घटना जो भोपाल में हुई है उसमें संदिग्ध चिन्हित किए गए हैं और जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है और कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं कह सकता हूं। राम पांडे जी, आरोप लग रहा है कि विपक्ष समर्थन करता है ऐसे लोगों का। देखिए, मीडिया जो रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ी है और पुलिस की जो कार्रवाई है, विशेषकर मीडिया सारी रिपोर्ट्स गूगल और सब जगह पड़ी हुई हैं, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स इत्यादि, वो सारी रिपोर्ट्स ये कह रही है कि ये आपसी झगड़ा है। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, मैं मीडिया रिपोर्ट्स की बात बता रहा हूँ कि ये आपसी झगड़ा है। और जिन लोगों के विरोध में एफआईआर की गई है उन्हीं लोगों ने 1 महीने पहले इन लोगों के विरोध में एफआईआर करा चुके हैं वो लोग। तो ये कोई कुशवाहा है और ये कोई खान है, इनके आपस में झगड़े हैं। खान परिवार ने कुशवाहा परिवार पर 1 महीने एफआईआर करा दी है और इस कुशवाहा परिवार ने खान परिवार पर अब एफआईआर कराई है। इस घटना का कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ये मीडिया रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट कहती है। अब मान के चले कि ठीक है, बीजेपी कह रही है कि ये घटना हुई है। नहीं, वीडियो तो चल रहे हैं, लोग घायल हुए हैं, इसमें मूर्तियां खंडित हैं, वो तो तस्वीरों में है सर। तो फिर मीडिया झूठ बोल रहा है, पुलिस नहीं, ये तस्वीरें आपके सामने है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, तस्वीरें न्यूज़ स्टेट पर चल रही है। मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़कर ही आपको बता रहा हूं। ठीक, लेकिन मैं जो हमारे चैनल पर है मैं उसको ऑथेंटिक मानूंगा। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मैं उसकी बात करूंगा। हाँ, तो आपके चैनल पर हो सकता है पुलिस झूठ बोल रही हो। भाई, मध्य प्रदेश की पुलिस है, दबाव पे झूठ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। फिर सीधी सी बात है,
बीजेपी की सरकार करीब 20 साल से है, 2003 से 2014 तक भी थी। बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूं। इस तरह की घटना 2014 तक नहीं थी, कम थी, ना के बराबर थी। कांग्रेस सरकार में भी ये घटनाएं ना के बराबर थी, लेकिन 2014 के बाद ये घटनाएं आंधी की तरह बढ़ने लगी है। कभी गांव में, कभी शहर में, कभी रतलाम में, कभी मंदसौर में, कभी आगजनी में, कभी हत्या कर दी, कभी दुकानें जल दी। बड़े बड़े पैमाने पर इतनी घटनाएं हो रही हैं कि हम महीने भर पहले की घटना को भूल जाते हैं। और जितने दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, किसको राजनीतिक फायदा होगा? जितने दंगे होंगे कांग्रेस को नुकसान होगा। तो कांग्रेस क्यों चाहेगी? कांग्रेस को फायदा होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा हिंदू मुस्लिमों में दंगा होगा। तो कौन इस घटना को अंजाम दे रहा है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक फायदा दंगों से किसको होता है? बीजेपी को। नुकसान किसको होता है? कांग्रेस को। गुजरात हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां 2000 के दंगे हुए, राजनीतिक फायदा बीजेपी को हुआ। तो जब जब दंगे होंगे बीजेपी को। नहीं तो इसमें कांग्रेस का अगर स्टैंड साफ रहेगा, गलत तो गलत, सही तो सही, उसमें राजनीतिक नफा नुकसान की क्या बात है? अगर कोई गलत कर रहा है, कोई पत्थरबाजी कर रहा है, तो उसके साथ आप खिलाफत में खड़े होइए। बिल्कुल, उसमें राजनीतिक नफा नुकसान क्यों देखती है कांग्रेस? जी मैं ये कह रहा हूं, अभी भोपाल एसपी को बर्खास्त कर दीजिए आप। ये इस तरह की घटनाएं एमपी में बंद हो जाएंगी, लेकिन नहीं करेंगे। एसपी पर ही कार्रवाई कर दीजिए, ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन बीजेपी चाहती है कि होती रहे, इसलिए ये हो रही है। ठीक। हाजी नाजिम जी, मध्य प्रदेश की पहचान बदलने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि अब तो ये सिर्फ बातों में रह गया कि ये शांति का टापू है। आए दिन तो यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता दिखता है, दोनों तरफ से। हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? जी जी आ रही है। हाँ, देखिए अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो देखिए हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा को कायम रखने वाली बात है। लेकिन हम लोगों का सिर्फ एक ये गुनाह है कि हम भारत के अंदर पैदा हुए, हम भारतीय मुस्लिम हैं, इसलिए हम लोगों के साथ इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम लोग बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि हम इस भारत की पाक सरजमी पे पैदा हुए, और इंशाल्लाह एक दिन ये वक्त आएगा कि हम भारत के इसी पाक सरजमी पे दफन भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और रही बात यह कि हम लोगों को जिस तरीके से यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश करी गई है, अभी देखिए कितने, अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई ने किस तरह बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए ये दो समुदायों का पहले का झगड़ा था, लेकिन यहाँ पर तुल ये दे दिया गया कि भाई यहाँ पे धार्मिक यात्रा निकल रही थी, यहाँ पे मुसलमानों ने इस तरीके की हरकत कर दी। भाई निशाने पे तो हम लोगों को रखा जाता है, जबकि उनका आपसी मामला था, आपसी रंजिश थी किसी बात को लेकर। तो भाई उसका मामला ये तो नहीं बनता कि हम मुस्लिम समाज को टारगेट करा जाए। हम वही मुस्लिम हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे अपने बुजुर्गों ने हंसते हंसते कुर्बानियां दी है, शहादतें दी है इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी उसको कहा कि वो संदिग्ध हैं, उपद्रवी हैं। ये जो उपद्रवी हैं, ये किसी विचार से प्रेरित हैं क्या? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये धर्म को भी नुकसान पहुंचाते हैं ना ऐसे लोग। ये देखिए अभी राजनीतिक हम देखिए, क्योंकि दूसरी तरफ भी कई ऐसे नेता हैं, ऐसे वीडियोस वायरल कराए जाते हैं जिनकी फॉलोइंग भी है काफी, और वो किस तरह के मैसेजेस रहते हैं उसमें वो सबको पता है। हाँ, देखिए यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बार बार बनना, और ये कहा जा रहा है कि भी हाँ देखिए यहाँ पत्थरबाजी की वजह से यहाँ पे गणेश जी की जो मूर्ति थी वो खंडित हुई। देखिए हम लोगों को उस बात का बड़ा दुख है कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का अगर कोई भी गणेश जी हों या किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति को ले जा रहे हों जुलूस के अंदर, वहां पर अगर उनके साथ अगर खंडित होती है तो ये बड़ी दुखदाई और गंभीर मामला है, हम लोगों को बड़ा दुख है। लेकिन ये क्या बात होती है कि अगर दो समुदाय आपस में लड़ते हैं, लेकिन उनका नाम ये जोड़ दिया जाता है कि भी हाँ इन्होंने धार्मिक जुलूस में इस तरीके से उत्पाद मचाया, तो भाई एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, जबकि देश सभी का है और संविधान से मुल्क चलता है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जिस तरीके का माहौल आज मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है, तो इस पे भारत सरकार को लगाम लगानी चाहिए। और खासतौर पर मध्य प्रदेश के अंदर आए दिन जिस तरीके से मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पर टारगेट किया जाता है, इस पे भी गौर फिक्र करनी चाहिए। ये लव जिहाद होता क्या है हम लोगों को तो नहीं पता, लेकिन हाँ जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के लिए घर वापसी का एक माहौल देश के अंदर बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये घर वापसी है, लेकिन लव जिहाद में ये कह दिया जाता है कि भी इन्होंने ये गुनाह इसलिए कहा जाता है सर, अगर कोई एकेडमी चल रही है,
वहां पर जबरन किसी महिला के, लड़की के वीडियो बनाए जाएं, उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाए, या फिर जिम की आड़ में उसको ड्रग्स दे दिया जाए, नशे में धकेल दिया जाए, उस पर सवाल उठते हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो इस देश में सबको संवैधानिक अधिकार है, उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। हाँ, देखिए अभी आपने कहा कि ड्रग्स दिया गया, देखिए उसके हम बड़े खिलाफ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जांच होनी चाहिए, देश के अंदर संविधान है, कानून है, और हमारे यहाँ पर खुफिया विभाग है, जांच होनी चाहिए। जांच पड़ताल में जो आरोपी है वो दोषी हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, तो लव जिहाद के नाम पर उसको गिरफ्तार करा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। वहीं पर अगर मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता है, अगर वो बालिग हैं तो उनके राइट्स को पर प्रोटेक्ट भी किया जाता है। कितने केस ऐसे सर सुन तो लीजिए। नहीं सर सुन लीजिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हिंदू लड़का होता, मुस्लिम लड़की होती, बड़ी आसानी से कह दिया जाता है ये घर वापसी है। और जबकि देखिए अपराध तो दोनों ने करा है, भाई प्यार उसने भी किया, प्यार उसने भी किया, अपराध तो दोनों ने किया, लेकिन सजा एक को मिले तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसमें हम तो ये कहते हैं कि अगर जांच आपसी होनी मर्जी चाहिए। से कोई शादी करें तो कोई अपराध नहीं है इसमें, कानूनन क्या गलत है? और हुआ भी है, बहुत सारे लोगों ने की भी है, हमारे सामने उदाहरण है। लेकिन वो मामला ड्रग्स का या जबरिया जो होती हैं चीजें, या आइडेंटिटी छिपाई जाती है, उसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं। मैं महाराज जी के पास आता हूं। आदित्य कृष्ण गिरी जी, ये जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, ये साजिश है या कुछ लोगों तक केवल इसको सीमित रखा जाए जो जानबूझकर चाहते हैं कि जो भाईचारा है वो ना बना रहे? देखिए ये नया नहीं है, इसके पहले भी चाहे हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, और अब जो है गणेश विसर्जन में इस प्रकार के कांड होने लगे। अगर ये लोग भारत में जो हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमारी आस्थाएं हैं, हमारे जो पर्व हैं, त्योहार हैं, उन पर ये उपद्रव इनको करने का अधिकार किसने दिया है? जब भी हम देखते हैं, जहां पर भी देखते हैं इस प्रकार का माहौल आ जाता है, तो इन लोगों के इनसे तभी निपटा जा सकता है जब हिंदू समाज इनका आर्थिक बहिष्कार करे। संपूर्ण रूप से ऐसे समाज के लोगों को, जो लोग हमारी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर, जो हमारे त्योहारों पर आकर के इस प्रकार से पत्थरबाजी करते हैं और वहां उपद्रव करते हैं, ऐसे लोगों का ऐसे लोगों का जो है आर्थिक बहिष्कार करके ही इनसे। हेलो महाराज जी, आप झूठ बोलते हैं। हाँ महाराज जी, आप झूठ बोलते हैं, इस तरीके का इल्जाम लगाते हैं आप लोग। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? मोहन जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, मैं कहना ये चाहता हूं कि हिंदू समाज को ऐसे लोगों का आर्थिक बहिष्कार कर देना चाहिए, तो ये लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है। तो इसका मतलब क्या हमारा जो प्रशासन है वो इसका सलूशन नहीं दे पाएगा? शासन अब देख तो रहे हैं, शासन वहां सरकार भी बीजेपी की है, शासन है, प्रशासन है, सब कुछ होने के बाद भी अगर गणेश विसर्जन में इस प्रकार से जो पत्थरबाजी हो रही है, वो भी एक जगह नहीं कई कई जगह पर हुआ है, तो अगर ऐसा माहौल ये लोग देश में बनाना चाहते हैं तो भाई हम भी इनका अगर ये हमारे धार्मिक त्योहारों का बहिष्कार करते हैं तो हम लोग भी इनका जो आर्थिक बहिष्कार कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक। और जैसे ही आर्थिक बहिष्कार करेंगे अपने आप ठीक हो जाएंगे ये लोग। तो इसका यही एक तरीका है कि हिंदू समाज को इस विषय पर सोचना चाहिए कि आखिरकार इन लोगों को हमसे तकलीफ क्या है। हम अपने देश में ही रामनवमी नहीं मना सकते, हम अपने देश में ही हनुमान जयंती नहीं मना सकते, हम अपने देश में ही गणेश पूजा नहीं मना सकते, तो फिर हम कहां जाकर के अपने धार्मिक त्योहारों को मनाएंगे? ठीक है ईशान जी, इसमें गंभीर सवाल है कि जब चीजों की परमिशन ली जाती है, प्रशासन की वहां पर मौजूदगी होती है, उसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं उठती हैं या देखने को मिलती हैं, तो फिर प्रशासन क्यों मैनेजमेंट ठीक नहीं कर पाता है वहां पर? और खासकर जो सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पर प्रशासन को पता है कि बीच में कोई धार्मिक प्लेस हो सकती है, वहां सेंसिटिव माहौल हो सकता है, तो उसको तो प्रोटेक्ट किया जा सकता है एटलीस्ट। देखिए लोकेश जी, सबसे पहली चीज तो ये आती है कि इस देश में चाहे कोई भी धर्म विशेष हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाई हो, किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई दूसरा कोई भी ऐसा स्थान संवेदनशील होना ही नहीं चाहिए। पहली चीज, अगर वो संवेदनशील की स्थिति में या उस श्रेणी में डाला जा रहा है तो उसका कारण क्या है? ये कहना कि प्रशासन उस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी करती है। ऐसा नहीं है कि हम प्रशासन के ऊपर पूरा दोष मढ़ दें। प्रशासन पूरी तैयारी रखती है और तभी त्वरित कार्रवाई करके उन चीजों को रोक पाती है। विषय ये है कि जो उपद्रवी तत्व है, जो पहले से सोच के बैठा है कि मैंने कुछ सौहार्द बिगाड़ना है, वो कौन है ये मैं नहीं कह रहा हूं।
मुस्लिम स्कॉलर जी ने तो बोल दिया कि जो है मुस्लिम बोला गया। मैंने मुस्लिम नहीं बोला था, मैंने संदिग्ध ही बताया था पहले भी, अभी भी वही कह रहा हूं। अगर वो उपद्रव करना चाहता है और कहीं छिप के कार्रवाई करता है तो प्रशासन उस समय पे अगर उसको नहीं रोक पाई, तब भी प्रशासन उस चीज को कंट्रोल करता है। चीजें हाथ से बाहर नहीं जाने देता, प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है और प्रशासन हमेशा उसकी पूरी कोशिश करता है और हमेशा रोकता भी है। अभी विषय आता है कि ये इस्लामिक स्कॉलर साहब कह रहे थे कि लव जिहाद की बात इन्होंने की, कि लव जिहाद में अगर मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की चलिए के साथ प्यार हो जाता है तो आप उसको लव जिहाद बोलते हैं, और हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम में पड़ता है तो उसको आप घर वापसी कहते हैं। देखिए, सबसे पहला विषय ये समझने की जरूरत है कि अगर वो मुस्लिम लड़का अपना असली नाम बताकर किसी लड़की के संपर्क में आ रहा है हिंदू लड़की के, तो वो तब भी समझ में आती है एक चीज कि हाँ ऐसा है। नाम बदल के करने की क्या जरूरत पड़ती है? ये सर्वथा अनुचित है और ये किया जा रहा है, ये केसेस आ रहे हैं। आज तक भी चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी मुस्लिम स्कॉलर हो, किसी के मुंह से अनवर कादरी के लिए कोई शब्द क्यों नहीं निकले विरोध के? आज भी वो जो है इस तरह के कार्यों में लिप्त था, भगोड़ा घोषित हुआ और उसके बाद उसने जो है सरेंडर किया। उस चीज को लव जिहाद कहा जाता है जहां पे आप नाम छिपा कर ऐसी चीज कर रहे हैं। आप मेरे को कोई भी विषय बताइए जहां पे है हिंदू लड़के ने अपना नाम मुस्लिम नाम रख के जो है किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम के की बात हुई हो, तो ये कहना सर्वथा अनुचित है। लव जिहाद तभी कहा जा रहा है जहां पे बरगला के, बहला के, फुसला के हिंदू लड़कियों को गुमराह किया जाता है और नशे की लत और इस तरह की चीजों में लिप्त करके उनके साथ गलत व्यवहार होता है। ठीक, राम पांडे जी, सवाल फिर वही कि कांग्रेस, जैसे अभी अनवर कादरी का मामला आया तो आप प्रोटेक्शन में आ गए, वहां पर चिंटू चौक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं आपके नेता हैं, लेकिन जब आरोप इतने गंभीर हो, या तो वो कानूनी जांच का सामना करें, वो कई महीनों तक फरार रहे, अब वो आते हैं, सरेंडर करते हैं, जांच चल रही है उस मामले की, लेकिन कांग्रेस पहले ही क्लीन चिट दे देती है। तो कांग्रेस ने कब क्लीन चिट दे दी? नहीं, आपकी तरफ से इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बकायदा। नहीं, बीजेपी ने दी है। वो 3000 महिलाओं का बलात्कारी है प्रज्वल रेवन्ना। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने उसका प्रचार किया। अभी एमवाई अस्पताल में 2 हिंदू लड़की लाडली बहना को चूहे कुतर कुतर कर खा गए, उनको क्लीन चिट दे दी। वो तो हत्या थी, उसमें तो किसी को भी सजा नहीं हुई। हमारी सेना को आतंकवादियों के साथ बता दिया विजय शाह ने, उसको क्लीन चिट दे दी गई। अभी भिंड में कलेक्टर एसपी दोनों को क्लीन चिट दे दी गई। ये तो मुद्दे अलग है ना, जिस दिन इस पर चर्चा होगी तो आप ये रेफरेंस दे सकते हैं। मत बोलिए कि क्लीन चिट दे दी। प्रज्वल रेवन्ना आज की तारीख में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जब तक बीजेपी ने क्लीन चिट दी है, तब की बात आप कर रहे हैं। बीजेपी ने क्लीन चिट दी है। बारे में कुछ भी मत बोल दीजिए आप। बीजेपी ने क्लीन चिट दी है, ये बोलिए। मोदी जी ने प्रचार किया उसका। मोदी जी ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना जीतेगा तो ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये मोदी जी के शब्द है, मेरे नहीं है। उस बलात्कारी के समर्थन में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इसको जिताइए प्रज्वल रेवन्ना को। आजकल जो सजा दी है सुप्रीम कोर्ट ने दी है, आप सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तारीख में कहां है प्रज्वल रेवन्ना? सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है। बीजेपी तो बचा रही थी ना, तभी तो नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने गए थे किसी को नहीं, पुलिस डर जाएगी। नरेंद्र मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना के मंच पर खड़े हुए, बोल रहे हैं आप। प्रज्वल रेवन्ना के घर गए, परिवार से मिले। देखिए, ये भी बता दूं, बीजेपी वालों ने मना किया था कि कांग्रेस, बीजेपी वालों ने मना किया था, बाकी सारी बातें करती है। कांग्रेस का यही काम हो गया है। इनके प्रवक्ता सभी डिबेट में यही कर रहे हैं, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको छोड़ के बाकी सारी बातें करेंगे। जी, 3000 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उसके समर्थन में बीजेपी खड़ी है। शर्म नहीं आती है? मर जाना चाहिए आपको डूब के। मतलब हिंदू 3000 महिलाओं के साथ आप उसके समर्थन में खड़े हो। आप उसके समर्थन में खड़े हो, जिहादियों के बलात्कारी के समर्थन में खड़े हो। चलिए, दिक्कत यही है कि सवाल फिर एक दूसरे पर उठने लगते हैं और यही राजनीति है। इतने संवेदनशील मामलों पर, जहां पर सामाजिक सौहार्द का सवाल है, शांति भंग हो सकती है, उसमें राजनीति जब आ जाती है तो फिर सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और इसीलिए इस तरह की जो घटनाएं हैं
वो फिलहाल रुकती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इस तरह का जो एक माइंडसेट है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे और सख्त एक्शन जो है ऐसे लोगों पर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।